केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर फैली वह संकरी भूपट्टी, जिसे प्रायः ईश्वर की अपनी धरती कहा जाता है, अपने नाम में ही एक गहरा विरोधाभास समेटे हुए है। प्रकृति की उदारता और सामाजिक प्रगतिशीलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला यह राज्य स्वतंत्र भारत में साम्यवाद का सबसे स्थायी प्रयोग भी रहा है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई, जब केरल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मार्क्सवादी सरकार चुनने वाला देश का पहला राज्य बना। उसके बाद से साम्यवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की एक परिचित उपस्थिति बन गया। लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा कि केरल का शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जिसका कोई सदस्य कभी न कभी संगठित कम्युनिस्ट राजनीति से न जुड़ा हो। राज्य में तर्कवादी आंदोलनों और धर्म संदेह की मजबूत परंपरा रही है। यही कारण है कि केरल को अक्सर भारत के सबसे अधिक नास्तिक रुझान वाले राज्यों में गिना जाता है। फिर भी इस वैचारिक पहचान का एक ऐसा परिणाम भी रहा है जो प्रायः चर्चा से बाहर रहा। साम्यवाद के साथ साथ दशकों की निरंतरता ने केरल को औद्योगिक रूप से लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंचा दिया। आज राज्य के युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा रोजगार और अवसरों की तलाश में खाड़ी देशों या भारत के अन्य हिस्सों की ओर पलायन कर चुका है। ट्रेड यूनियनों के कठोर हस्तक्षेप और औद्योगिक निवेश के प्रति शत्रुतापूर्ण माहौल ने केरल को उस आर्थिक दौड़ से बाहर कर दिया जिसमें देश के अन्य राज्य आगे निकलते गए। इन परिस्थितियों के बावजूद राज्य की राजनीति लंबे समय तक लगभग अपरिवर्तित बनी रही। कुप्रशासन, चुनावी हिंसा और खुले तौर पर सांप्रदायिक रुझानों के आरोपों के बाद भी मार्क्सवादी दल बार बार सत्ता में लौटते रहे। इसलिए दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सामने आए तो उन्होंने केवल केरल ही नहीं, पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय जनता पार्टी, जिसे अब तक केरल में सीमांत और बाहरी शक्ति के रूप में देखा जाता था, ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सत्ता का समीकरण उलट दिया। नगर निगम की 101 वार्डों में से 50 पर भाजपा की जीत ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के 45 वर्षों से चले आ रहे निर्बाध प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यह केवल एक स्थानीय चुनावी परिणाम नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर भारत की पार्टी कहकर खारिज की जाने वाली भाजपा केरल की राजधानी में अपना महापौर नियुक्त करने जा रही थी। देश के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। यह जीत जितनी अप्रत्याशित थी, उतनी ही प्रतीकात्मक भी। राजधानी में हुए इस राजनीतिक उलटफेर की चर्चा प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास धीरे धीरे फैलती रही। उस मंदिर की छाया में, जहां प्राचीन खजानों को सर्पाकार देव शक्तियों की निगरानी में सुरक्षित माना जाता है, यहां भाजपा का उभार किसी सामान्य सत्ता परिवर्तन से अधिक लंबे समय से दबा दिए गए हिंदू इतिहास और सांस्कृतिक स्मृति की पुनर्प्राप्ति जैसा प्रतीत हुआ। तिरुवनंतपुरम केरल के प्राचीन राजाओं की राजधानी हमेशा से ही अंतर्विरोधों से भरा नगर रहा है। इसकी सड़कों पर वे हिंदू रहते हैं जो शयनमुद्रा में स्थित विष्णु को नगर का शाश्वत संरक्षक मानते हैं। वे ईसाई मछुआरे भी हैं जिन्हें पुर्तगाली और ब्रिटिश उपनिवेशकाल में धर्मांतरित किया गया। वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज अरब व्यापारिक जहाज़ों के साथ मसालों का कारोबार करते थे, और वे यहूदी समुदाय के अंतिम प्रतिनिधि भी हैं जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी यहूदी मलयालम प्रवासी परंपरा के अवशेष हैं। दशकों तक यह बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचना वामपंथ के प्रभाव क्षेत्र में रही। हरियाली से घिरे इस नगर में लाल झंडे भूमि सुधार और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से अधिक साक्षरता दरों के वादे के साथ लहराते रहे। इसके विपरीत केरल के बौद्धिक और सांस्कृतिक हलकों में भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक एक सुविधाजनक उपहास का विषय माना जाता रहा।
उसे हिंदी पट्टी से आई ऐसी पार्टी के रूप में देखा गया जो समुद्री भोजन पसंद करने वाले तटीय समाज में गोरक्षा जैसे मुद्दे लेकर आती है। लेकिन 13 दिसंबर 2025 को यह धारणा दरकती दिखी। कड़ी निगरानी के बीच चल रही मतगणना के दौरान राजनीतिक संकेत स्पष्ट होने लगे। भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की वाणिज्यिक राजधानी पर नियंत्रण स्थापित किया, मध्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपनगरीय नगरपालिका में जीत दर्ज की और एक प्रमुख आंतरिक जिले में लगातार तीसरी बार अपनी स्थिति बनाए रखी। हालांकि सत्तारूढ़ दल 6 में से 4 नगर निगमों में विजयी रहा, फिर भी शहरी केंद्रों में विशेषकर राजधानी तिरुवनंतपुरम में 50 वार्डों पर भाजपा की सफलता केरल की राजनीति में एक उभरते परिवर्तन की ओर संकेत कर रही थी। यह परिवर्तन किसी तात्कालिक लहर की तरह नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के तारवृक्षों से घिरे बैकवाटर्स के बीच धीरे धीरे आकार ले रहे एक हिंदू पुनर्जागरण की आहट जैसा था। जड़ों की ओर वापसी। इस परिवर्तन को समझने के लिए उस वैचारिक प्रक्रिया पर दृष्टि डालना आवश्यक है जो लंबे समय तक उपेक्षित रहने के बावजूद चुपचाप पर निरंतर समाज के भीतर काम करती रही। भाषाई और सांस्कृतिक खांचों में विभाजित दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय तक एक ऐसा लक्ष्य बना रहा जो दिखाई तो देता था पर हाथ नहीं आता। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में स्थापित क्षेत्रीय राजनीतिक वर्गों ने संघवाद, जातीय समीकरणों, समाजवादी विमर्श और अल्पसंख्यक राजनीति का सहारा लेकर भगवा राजनीति के विस्तार को सीमित रखा। इसका सीधा असर यह हुआ कि 2019 के आम चुनावों में विंध्य के दक्षिण में भाजपा एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं कर पाई। इन राज्यों में केरल विशेष रूप से भाजपा के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में गिना जाता रहा। 2024 के आम चुनावों से पहले तक पार्टी राज्य में कभी भी संसदीय प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाई थी। फिर भी बीते दशकों में उसका मत प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1999 में लगभग 6% से 2004 में 10% तक और इसके बाद 2014 तथा 2019 में मामूली पर स्थिर बढ़त के साथ 2024 में यह आंकड़ा लगभग 17% तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर था। इस चुनाव में त्रिशूर से मिली लोकसभा सीट ने भाजपा के लिए एक लंबे समय से बनी मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ दिया। लहर का मोड़ 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव इसी क्रम की अगली कड़ी थे। ये चुनाव मार्क्सवादी सरकार के विरुद्ध बढ़ते सत्ताविरोधी भाव के बीच हुए, लेकिन परिणाम किसी अचानक आई बाढ़ की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी रिसती हुई धारा की तरह सामने आए। यह बदलाव मुख्यतः शहरी इलाकों में दिखाई दिया, उन क्षेत्रों में जहां वैचारिक निष्ठा से अधिक रोजमर्रा का विकास और प्रशासनिक दक्षता निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से प्रतिक्रिया देते हुए तिरुवनंतपुरम की जीत को केरल की राजनीति में निर्णायक मोड़ बताया। शहर के वर्तमान सांसद शशि थरूर ने भी परिणाम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, हालांकि उनके वक्तव्य में उस राजनेता की संयमित असहजता झलकती थी जो अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में बदलाव को प्रत्यक्ष देख रहा हो। भाजपा की यह दक्षिणी प्रगति किसी आकस्मिक घटनाक्रम का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्षों लंबी वैचारिक और संगठनात्मक तैयारी रही है। 1925 में नागपुर में डॉ. हेडगेवार द्वारा स्थापित आरएसएस का उदय औपनिवेशिक शासन और हिंदू समाज की आंतरिक असंगठित स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उत्तर भारत में संघ की शाखाओं जहां स्वयंसेवक नियमित रूप से शारीरिक प्रशिक्षण, योग और नैतिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं ने 2014 में
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की निर्णायक जीत की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की दक्षिण भारत में यह प्रक्रिया कहीं अधिक धैर्यपूर्ण और सूक्ष्म रही। यहां संगठन ने टकराव के बजाय सामाजिक सहभागिता का मार्ग चुना। स्कूलों से जुड़ी गतिविधियां, भगवद गीता की कक्षाओं का प्रोत्साहन, मंदिर उत्सवों में युवाओं की भागीदारी और स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों के साथ जोड़ी गई। राजनीतिक संवाद शैलियन सबके माध्यम से संघ ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बनाई। केरल के बैकवाटर्स की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के योगाभ्यास के वीडियो साझा करने वाली व्हाट्सएप श्रृंखलाएं इसी रणनीति का हिस्सा रहीं। दक्षिण में हिंदुत्व का यह स्वरूप केवल सांस्कृतिक आग्रह तक सीमित नहीं रहा। यह आर्थिक उदारीकरण और विकास के विचारों के साथ जुड़ा मुक्त बाजार, निजी निवेश, प्रशासनिक दक्षता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के माध्यम से सामाजिक प्रगति की अवधारणा के साथ ही इसका सांस्कृतिक आयाम प्राचीन स्मृतियों की पुनर्स्थापना में दिखाई दिया। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की विरासत का स्मरण और केरल में आदि शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन परंपरा का पुनः संदर्भ। लगभग 100 वर्ष पुराने आरएसएस ने स्वयं को इस प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। संगठन का जोर हिंदू समाज की एकता पर है, जिसे वह विभाजनकारी राजनीति के विकल्प के रूप में देखता है। बेंगलुरु के एक स्वयंसेवक के शब्दों में, हमने हर गांव में धीरे धीरे काम किया है। वामपंथ ने समानता की बात की, हमने गरिमा की बात की। उस संघ की शब्दावली में यह गरिमा हिंदुत्व के माध्यम से व्यक्त होती है, एक ऐसी अवधारणा जो सभ्यतागत आत्मसम्मान और सांस्कृतिक निरंतरता पर आधारित है। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग पहली बार 1892 में चंद्रनाथ बसु ने किया था और 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे एक सुव्यवस्थित राजनीतिक सांस्कृतिक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक साझा पहचान का बोध कराता है, जिसमें सामान्य सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मृति और भारत को मातृभूमि एवं पवित्र भूगोल के रूप में देखने की दृष्टि शामिल है। समय के साथ यही विचार आधुनिक हिंदू पुनर्जागरण की वैचारिक नींव बना, जिसने आरएसएस और आगे चलकर भाजपा के दृष्टिकोण को आकार दिया। उत्तर भारत में यह विचारधारा बड़े प्रतीकात्मक आयोजनों के माध्यम से सामने आई, जैसे 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देश विदेश में देखा गया। इस आयोजन ने मंदिर आंदोलन को केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के रूप में प्रस्तुत किया। दक्षिण भारत में हालांकि हिंदू समाज ऐतिहासिक रूप से ऐसी प्रत्यक्ष प्रतीकात्मक राजनीति के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन रहा है। केरल में संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली एझावा समुदाय और सामाजिक रूप से सशक्त नायर समुदाय लंबे समय तक वामपंथी वर्ग राजनीति से जुड़े रहे। तमिलनाडु में औपनिवेशिक काल की वैचारिक विरासत और मिशनरी प्रभाव के चलते हिंदी और उत्तर भारत से जुड़ी किसी भी पहल को सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। 2021 के एक प्यू सर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में केवल 19% हिंदुओं ने भाजपा को समर्थन दिया, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 80% था। आहार संबंधी परंपराएं और भाषाई अस्मिता दोनों ही इस दूरी के प्रमुख कारण माने गए। पुनर्जागरण की लहर फिर भी पुनर्जागरण प्रायः किसी घोषणा के साथ नहीं आता, वह दरारों से भीतर प्रवेश करता है। केरल में इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही रहा है, साधारण, लगभग अनदेखा किया जाने वाला। सुबह सुबह स्कूल बसों का बच्चों को आरएसएस के ग्रीष्मकालीन शिविरों तक ले जाना, जहां उन्हें उस सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाता है जो लंबे समय तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन के दौरान सार्वजनिक जीवन से ओझल रही। वे हिंदू समुदाय जो कभी वामपंथ का
मजबूत सामाजिक आधार हुआ करते थे, अब विश्वविद्यालय परिसरों में विरोध प्रदर्शनों के दमन और प्रमुख हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों से निपटने में सरकार की भूमिका से असंतुष्ट दिखने लगे हैं। इसी असंतोष ने भाजपा के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के संदेश के प्रति एक नई ग्रहणशीलता पैदा की है। के राजीव एक स्थानीय व्यवसायी जिनके परिवार ने 1917 में एक विशाल शिव मंदिर के निर्माण के लिए कई एकड़ भूमि दान की थी। इस बदलाव को अपने आसपास साफ महसूस करते हैं। वे कहते हैं, मेरे मोहल्ले में अब किसी हिंदू कम्युनिस्ट या कांग्रेस समर्थक को ढूंढना मुश्किल है। कुछ पुराने लोगों को छोड़ दें तो इस इलाके के अधिकांश एझावा परिवार भाजपा की ओर आ चुके हैं। चुनावी नतीजे उनके आकलन की पुष्टि करते हैं। मतदान के दिन कई ऐसे भाजपा उम्मीदवार भी आगे निकल आए जिन्हें पहले कमजोर माना जा रहा था। इस क्रम की एक अहम कड़ी 2024 में जुड़ी जब मलयालम फिल्म अभिनेता से भाजपा प्रत्याशी बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर से लोकसभा चुनाव जीता। त्रिशूर, जो अपनी समन्वयी परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, वहां गोपी ने शहर की बहुलतावादी पहचान को केंद्र में रखते हुए प्रचार किया, साथ ही लव जिहाद जैसे मुद्दों पर हिंदू समाज की चिंताओं को संकेतात्मक रूप से संबोधित किया। तिरुवनंतपुरम की जीत उसी प्रवृत्ति का विस्तार मानी जा रही है। मध्यमवर्गीय इलाकों में मतदाताओं ने गड्ढामुक्त सड़कों और बेहतर कचरा प्रबंधन को प्रधानमंत्री मोदी के ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने निर्णय का आधार बताया, लेकिन इस व्यावहारिक तर्क के नीचे पहचान की एक शांत स्वीकृति भी काम कर रही थी। 42 वर्षीय सुनील, जिन्होंने अपने वार्ड को वामपंथ से भाजपा की ओर मोड़ा, इसे सीधे शब्दों में कहते हैं, वामपंथ ने मॉल बनाए लेकिन हमारे मंदिरों को भुला दिया। मोदी हमारे देवताओं को याद रखते हैं, कम से कम हमें यह महसूस तो होता है कि हमें देखा जा रहा है। यह उभरता हुआ हिंदू नवजागरण किसी तेज राजनीतिक उफान से अधिक सामाजिक कथा की पुनर्प्राप्ति जैसा है। पूरे दक्षिण भारत में 2014 के बाद से आरएसएस ने अपने संगठनात्मक ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार किया है। तमिलनाडु में शाखाओं की संख्या लगभग 500 से बढ़कर 2025 तक 50 से अधिक हो चुकी है। केरल में संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार राज्य में इस समय लगभग 800 शाखाएं सक्रिय हैं। 33 मिलियन की आबादी वाले राज्य के लिए यह संख्या उल्लेखनीय मानी जाती है। तुलना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 248 मिलियन आबादी वाले राज्य में शाखाओं की संख्या लगभग 80 के आसपास है। यह प्रवृत्ति केवल केरल तक सीमित नहीं है। पड़ोसी आंध्र प्रदेश में 2024 के बाद स्थानीय क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में भाजपा मंत्रियों ने द्रौपदी की अग्निपरीक्षा से जुड़े पारंपरिक उत्सवों को पुनर्जीवित किया है, जहां पौराणिक आख्यानों को सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनावों में 12% मतहिस्सेदारी से उत्साहित भाजपा ने समान नागरिक संहिता को लैंगिक न्याय के प्रश्न के रूप में सामने रखा, जिसके निहितार्थ मुस्लिम पर्सनल लॉ तक जाते हैं। कर्नाटक में पार्टी ने 2 बार सत्ता में वापसी हिंदू सामाजिक एकजुटता के आधार पर कि मंदिर प्रशासन सुधारों और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को केंद्र में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुशलता इसी प्रक्रिया को पुनर्जागरण के बजाय पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत करने में दिखाई देती है। केवल 2024 में उन्होंने दक्षिण भारत के 13 दौरे किए, जिनमें सबका साथ सबका विकास के विकासात्मक विमर्श को प्रमुखता दी गई। अवसंरचना, संपर्क और निवेश को राष्ट्रीय एकीकरण की बुनियाद के रूप में पेश किया गया। 2025 के केंद्रीय बजट में विकसित केरल के तहत तटीय रेल संपर्क के लिए किया गया
विशेष आवंटन स्थानीय चुनावी अभियानों के साथ मेल खाता दिखा और भाजपा को वामपंथ की कथित वित्तीय अव्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। तिरुवनंतपुरम में एनडीए बहुमत से एक सीट पीछे रह गया था, लेकिन दो निर्दलीय पार्षदों के समर्थन ने समीकरण बदल दिया। ये वे मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि थे जो वामपंथी यूनियनों के कारण ट्रॉलर सब्सिडी में बाधा को लेकर पहले से आशंकित थे। एक उबर चालक मुरलीधरन इसे संक्षेप में रखते हैं, यह देवताओं या हिंसा की राजनीति नहीं है। यह रोजगार की बात है, लेकिन ऐसे रोजगार की जो अपनी जड़ों का सम्मान करने वाले देश में हों। वामपंथ की खींच यह नया वैचारिक जड़त्व जहां कुछ वर्गों में स्वीकृति पा रहा है, वहीं असहजता भी उत्पन्न कर रहा है। केरल के शहरी और बौद्धिक तबकों जिन्हें प्रायः शैंपेन समाजवादी कहा जाता है के बीच भाजपा की बढ़ती मौजूदगी को एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा है जो दक्षिण भारत की विशिष्ट बहुलतावादी पहचान को समरूप बनाने का प्रयास करती है। उनके अनुसार यह परिवर्तन केरल की उस सामाजिक बनावट के लिए चुनौती है जिसे लंबे समय तक विविधता और सहअस्तित्व का उदाहरण माना जाता रहा है। यह चिंता विशेष रूप से केरल के ईसाई समुदाय में स्पष्ट दिखाई देती है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 18% है। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज से धर्मांतरित समूहों का रहा है, जो आज सीरियन और लैटिन चर्च संस्थानों से संबद्ध हैं। वर्ष 2021 में चर्च नेतृत्व ने आरएसएस की घर वापसी गतिविधियों को आक्रामक हस्तक्षेप बताते हुए आलोचना की थी। दिलचस्प यह है कि इसी अवधि में लव जिहाद से जुड़े मामलों में अपहृत ईसाई युवतियों की वापसी के लिए कई बार वही चर्च संगठन आरएसएस की सहायता लेने से भी पीछे नहीं हटे। यह विरोधाभास केरल की बदलती सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं को रेखांकित करता है। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में तमिलनाडु का उदाहरण एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 11.3% मत प्राप्त हुए, लेकिन वह एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। सत्तारूढ़ डीएमके ने इस परिणाम को अवसर में बदलते हुए उत्तर भारतीय धर्मतंत्र के खतरे की चेतावनी को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। इसके बावजूद भाजपा की प्रतिक्रिया पीछे हटने की नहीं, बल्कि रणनीतिक अनुकूलन की रही। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन और के अन्नामलाई जैसे नेताओं को आगे लाना इस बात का संकेत है कि पार्टी तमिल राजनीति और संस्कृति में अपनी जड़ें गहराई से जमाने का प्रयास जारी रखे हुए है। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल शंकर के अनुसार 2024 के बाद दक्षिणी राज्यों पर भाजपा का ध्यान केंद्रित होना लगभग तय है। यह रणनीति आरएसएस की उस दीर्घकालिक सोच के अनुरूप है जिसमें तत्काल लाभ से अधिक महत्व निरंतर निवेश और धैर्य को दिया जाता है। इस बार अंतर केवल इतना है कि ये प्रयास एक ऐसी भाजपा के नेतृत्व में हो रहे हैं जो केंद्र में अपने तीसरे कार्यकाल में है, जबकि विपक्ष अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। आगे की ओर देखते हुए कुछ आकलन यह संकेत देते हैं कि 2031 तक भाजपा दक्षिण भारत के कम से कम 2 राज्यों में सत्ता संभाल सकती है। गठबंधनों, संगठनात्मक विस्तार और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से पार्टी उत्तर और दक्षिण के बीच मानी जाने वाली खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया में उसका लक्ष्य केवल चुनावी बहुमत नहीं, बल्कि भारत को उसकी प्राचीन वैदिक परंपरा से जुड़ी एक साझा राष्ट्रीय पहचान के इर्द-गिर्द पुनः परिभाषित करना है, जहां रामायण जैसे महाकाव्य विभाजन का कारण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का सूत्र बने। एकता और घर वापसी, यदि इस परिदृश्य को आगे बढ़ाकर देखा जाए तो एक ऐसे भारत की कल्पना उभरती है जो अपनी आंतरिक दरारों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो।
भाजपा की दक्षिणी प्रगति को केवल सीटों और प्रतिशतों की भाषा में नहीं समझा जा सकता, यह एक व्यापक सभ्यतागत पुनर्संरेखन का संकेत भी देती है। इस कल्पना में ऋग्वेद की सांस्कृतिक लय चेन्नई के कांच और इस्पात से बने आईटी परिसरों तक पहुंचती है, सबरीमला की तीर्थयात्रा की ऊर्जा काशी की संध्या आरतियों में प्रतिध्वनित होती है और भारत की संघीय विविधता धीरे धीरे एक ऐसी साझा नैतिक समझ के साथ तालमेल बैठाती है जिसे एकता कहा जा सकता है। ऐसी एकता जो किसी आदेश से नहीं बल्कि स्वीकृति से निर्मित होती है। तिरुवनंतपुरम में यह भावना अधिक ठोस रूप में दिखाई दी जब नए महापौर ने भगवान पद्मनाभ की उपस्थिति में शपथ ली, तो शहर में केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि किसी परिचित बोध की अनुभूति भी थी। नगर निगम की पहली बैठक में जहां सस्ती आवास योजनाओं पर चर्चा हुई, वहीं आध्यात्मिक पर्यटन को भी विकास के एजेंडे से जोड़ा गया। सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठे काली चाय की चुस्कियों के बीच सुनील जैसे मतदाता भविष्य पर विचार करते हुए कहते हैं, हमने लाल भी आजमाया, नीला भी। वामपंथ और कांग्रेस दोनों ने हमें अपनी संस्कृति से दूर किया, शायद अब केसरिया हमें याद दिलाए कि हम कभी क्या थे। उस शहर के बाहर अरब सागर अपने पुराने ढंग से तट से टकराता रहता है, उतना ही प्राचीन जितनी वह सभ्यता जिसकी स्मृतियां वह अपने भीतर समेटे हुए है। ईश्वर की अपनी धरती में अब यह अनुभूति गहराने लगी है कि देवता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहे बल्कि सार्वजनिक चेतना में भी पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।